अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 18 अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम बाय एडगर एलन पॉय। इस पोएम का हम एनालिसिस करेंगे, जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम इस पोएम का जो एक्सरसाइज है वो भी कवर करेंगे। तो फिगर्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच है हमारे पास एलिट्रेशन। एलिट्रेशन वो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जिसमें एक ही लाइन के अंदर करीब वाले अल्फाज के शुरू में कॉन्सोनेंट साउंड्स जब रिपीट होते हैं तो उस टेक्निक को हम कहते हैं एलिट्रेशन। फॉर एग्जांपल पोएम में अगर हम देखते हैं तो इस लाइन में एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है, ग्रेन्स ऑफ गोल्ड सैंड। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ये जो ग्रेन्स है और गोल्ड है ये दोनों करीब वाले अल्फाज है, इसके शुरू में जो जी वाला साउंड है ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा लाइन अगर हम देखते हैं, वाइल आई वीप, इस लाइन में भी इलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है। इसमें दो जो साउंड है वो रिपीट हो रहे हैं। वीप में जो है ना वी का साउंड दो बार रिपीट हुआ है, वीप एंड वीप में। जबकि वाइल एंड वाइल में अगर हम देखते हैं तो इसमें वाई का साउंड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, दोनों कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे इलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है। दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। पर्सनिफिकेशन का इस्तेमाल इस लाइन में हुआ है, यट इफ होप हैज फ्लोन अवे, यानी होप इज गिवन लिविंग क्वालिटीज, इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ बर्ड दैट कैन फ्लाई। यहाँ पे होप को लिविंग क्वालिटी दी है, हालांकि होप एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है बट उसको पर्सनिफाई किया गया है। दूसरा पर्सनिफिकेशन इस लाइन में इस्तेमाल हुआ है, कैन आई नॉट सेव वन फ्रॉम द पिटीलेस वेव। यहाँ पे जो वेव है उसको पिटीलेस, यानी वेव इज डिस्क्राइब्ड एज क्रूअल, यानी उसको पर्सोनिफाई किया गया है। हालांकि वेव तो जो है ना एक नॉन लिविंग थिंग है ना, और नॉन लिविंग थिंग जो है ना पिटीलेस या क्रूअल नहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसको पर्सोनिफाई किया गया है। तीसरा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है सिंबल्स। यहाँ पे कुछ सिंबल्स का भी इस्तेमाल हुआ है। फॉर एग्जांपल सैंड सिंबलाइजेस टाइम, वेव सिंबलाइजेस डेथ, ड्रीम सिंबलाइजेस इल्यूशन। इल्यूशन जो होता है ना इसका मतलब होता है फरेब, यानी कोई भी ऐसी चीज़ दैट अपीयर्स रियल, जो कि नज़र तो रियल हो, या मतलब कि रियल नज़र आती है ना, लेकिन असल में वो आंखों का धोखा होता है, फरेब होता है, ठीक है। बज़ाहिर वो रियल नज़र आती है लेकिन दर हकीकत में वो रियल नहीं होती। तो ड्रीम यहाँ पे इल्यूजन को सिंबलाइज कर रहा है, यानी कि जो ज़िंदगी है वो बज़ाहिर तो एक हकीकत नज़र आती है लेकिन रियल में वो एक फरेब है, अकॉर्डिंग टू द पोएट। अच्छा, नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है इसमें मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है। इस लाइन में माई डेज हैव बीन अ ड्रीम, इस लाइन इस्तेमाल किया है। यहाँ पे माई डेज से मुराद है लाइफ। माई डेज हैव बीन अ ड्रीम का मतलब होता है कि मेरी ज़िंदगी जो है वो एक वो सपना रही है। तो यहाँ पे लाइफ को कंपेयर किया है एक ड्रीम के साथ, ठीक है, विदाउट यूजिंग एज और लाइक। अच्छा, एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच की तरह भी इस्तेमाल हुआ है। फॉर एग्जांपल जब वो कहते हैं ओ गॉड कैन आई नॉट सेव वन फ्रॉम द पिटीलेस वेव, यहाँ पे जो पोएट है, द पोएट इज डायरेक्टली एड्रेसिंग द गॉड। यानी जब शायर जो होते हैं ना वो किसी बंदे को या किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को यानी जो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता या जो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उसको जब वो डायरेक्टली मुखातिब होकर कहते हैं तो फिर उस फिगर ऑफ स्पीच को हम क्या कहते हैं, एपोस्ट्रॉफी, ठीक है। इस लाइन में शायर गॉड को डायरेक्टली एड्रेस कर रहा है तो यहाँ पे पर्सनिफिक एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, एनाफोरा का भी इस्तेमाल हुआ है। एनाफोरा जो होते हैं कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, द रिपीटिशन ऑफ सेम वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ कंसेक्यूटिव लाइंस, यानी बैक टू बैक लाइंस में अगर सेम फ्रेज या वर्ड या क्लॉज रिपीट हो तो फिर उसको हम कहते हैं एनाफोरा की टेक्निक। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो इन दो लाइनों में सेम फ्रेज रिपीट होते हैं, इन अ नाइट और इन अ डे, इन अ विजन और इन नन। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना इन अ, ये वाला फ्रेज इन दोनों कंसेक्यूटिव लाइंस में रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इस फिगर ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं, एनाफोरा, क्योंकि ये एक फ्रेज कंसेक्यूटिव लाइंस में रिपीट हो रहा है। इसके अलावा दूसरा जो एनाफोरा का टेक्निक है वो इस लाइन में इस्तेमाल हुआ है जब पोएट कहता है ओ गॉड कैन आई नॉट ग्रॉस, ठीक है। इसके आगे भी है थोड़ा सा लाइन, इसके बाद जो दूसरा लाइन है उसमें वो कहते हैं ओ गॉड कैन आई नॉट सेव। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी ओ गॉड जो है ना ये फ्रेज रिपीट हो रहा है, कंसेक्यूटिव लाइन में रिपीट हुआ है। तो यहाँ इन दोनों जगहों पर जो है ना एनाफोरा की टेक्निक है।
या इसको हम पैरेललिज्म भी कहते हैं, यानी सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसके अलावा जो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हमारे पास, इमेजरी। इमेजरी का भी इस्तेमाल हुआ है, यानी अगर आप इन लाइंस को पढ़ते हैं, आई स्टैंड अमिड द रोर ऑफ अ सर्फ टर्मेंटेड शोर, ठीक है। इस लाइन में अगर आप इन दो लाइनों को पढ़ते हैं तो आपके जहन में एक इमेज जनरेट होती है, एक इमेज क्रिएट होती है, ठीक है। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं इमेजरी। अच्छा, ये फिगर ऑफ स्पीच हो गए। अब जो है ना, इस पोएम की एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज पेज नंबर 162 पे हमारे पास वोकेबलरी एंड ग्रामर का पोर्शन है। वोकेबलरी, लुक एट द लिस्ट ऑफ नाउन्स इन द बॉक्स बिलो, दे आर आल्सो वर्ब्स। यानी ये जो ब्लैक कलर में आपको बॉक्सेस में रेड कलर के बॉक्सेस हैं, ब्लैक उसमें लिखा है, ठीक है। यानी इन लिस्टों को आप देख लें, ये नाउन्स भी हैं और ये वर्ब्स भी हैं। सेलेक्ट द करेक्ट वंस टू फिल द ब्लैंक्स। आपने इन फिलिंग द ब्लैंक्स यानी जो खाली जगह है इनको पूर करना है। या तो इसमें नाउन लगेगा या तो वर्ब लगेगा, आप उसी के मुताबिक फिल करें। यानी ये नाउन्स एज ए वर्ब भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इसको पुट करना है एज ए नाउन या एज ए वर्ब, जिसकी आपको ज़रूरत है। यू may नीड टू मेक सम टेंस चेंजेस, यानी जहाँ पे टेंस की चेंज करने की ज़रूरत हो वहाँ पे आप प्रेजेंट से पास्ट टेंस भी बना सकते हैं। अच्छा, इन वर्ड्स को ज़रा हम पढ़ते हैं। एक पहला वर्ड है हमारे पास सैंड। सैंड का वैसे मतलब क्या होता है, रेत, ठीक है। लेकिन जब ये नाउन हो तो इसका मतलब रेत होता है। जब आप इसको एज ए वर्ब इस्तेमाल करते हो तो सैंड का मतलब होता है यानी जब फॉर एग्जांपल कोई दीवार है ना, वो बहुत ज़्यादा क्या कहती है, रफ है ना, तो आप उसको क्या करते हैं, स्मूथ करने के लिए उसको सैंड पेपर से रब करते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम सैंड कहते हैं, यानी टू रब विद सैंड पेपर, ठीक है। यानी किसी दीवार को स्मूथ बनाने के लिए जब आप उसे सैंड पेपर से, या जिसको हम रेगमाल कहते हैं, उससे रगड़ते हैं तो उसको हम सैंड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा वर्ड है हमारे पास बीच। बीच का वैसे मतलब बीच होते हैं ना, जो किनारा होता है या साहिल होता है। लेकिन जब आप इसको एज ए वर्ब इस्तेमाल करते हो तो बीच का मतलब होता है ज़मीन पर लाना या साहिल पर लाना। यानी जब आप कश्ती को साहिल पर ठहरा देते हैं तो बीच द बोट, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है हैंड। हैंड का सॉरी, ये जो वर्ड है हैंड, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है हाथ। लेकिन जब आप इसको एज ए वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इसको एज ए वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो हैंड का मतलब होता है टू गिव, यानी देना। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पिक्चर। पिक्चर का वैसे मतलब होता है तस्वीर, नाउन जब होता है। जब आप इसको एज ए वर्ब इस्तेमाल करते हो तो इसका मतलब फिर बन जाता है तस्वर करना, यानी टू पिक्चर समथिंग, टू इमेजिन समथिंग, किसी चीज को तस्वर करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डॉग। डॉग का वैसे मतलब होता है जब ये नाउन होता है तो इसका मतलब कुत्ता होता है। लेकिन आप इसको जब एज ए वर्ब इस्तेमाल करते हो तो ये क्या बन जाता है, डॉज या डॉजिंग बन जाता है, ठीक है। और डॉजिंग का मतलब होता है टू ट्रबल समवन, यानी किसी बंदे को या किसी चीज को परेशान करना, उसको हम डॉजिंग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास क्लॉक। क्लॉक का मतलब वैसे घड़ी होते हैं ना, जब इस ये एज ए नाउन होता है। आप इसको एज ए वर्ब जब इस्तेमाल करते हो तो इसका मतलब होता है टू मेयर, किसी चीज को की पैमाइश करना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास मैन। मैन जो है उसका वैसे मतलब होता है आदमी, ठीक है। यानी तो जब आप इसको एज ए वर्ब भी इस्तेमाल करते हो, तो जब आप इसको एज ए वर्ब भी इस्तेमाल करते हो तो इसको हम देखेंगे सेंटेंस में कि इसका क्या मीनिंग बनते हैं, ठीक है। अच्छा, पेन का मतलब होता है वैसे जो पेन होता है, जब आप इसको एज ए वर्ब इस्तेमाल करते हो तो उसका मतलब होता है टू राइट समथिंग, ठीक है, किसी चीज को लिखना। चेयर का मतलब वैसे होता है कुर्सी। लेकिन जब आप इसको एज ए वर्ब इस्तेमाल करते हो तो इसका मतलब होता है टू लीड। यानी जब आप चेयर करते हो मीटिंग को तो उसको हम क्या कहते हैं, टू लीड, यानी किसी चीज को लीड करना, किसी इवेंट को लीड करना या किसी मीटिंग को लीड करना। रेडियो का मतलब होता है वो जो रेडियो होते हैं ना, एक डिवाइस होता है इलेक्ट्रॉनिक, नाउन की तरह जब ये इस्तेमाल होते हैं। लेकिन आप जब इसको एज ए वर्ब इस्तेमाल करते हो तो इसका मतलब होता है टू सेंड अ मैसेज बाई रेडियो, रेडियो के जरिए से मैसेज भेजना। फादर का मतलब वैसे तो बाप होता है, लेकिन एज ए वर्ब का इसका मतलब होता है बाप बनना, ठीक है। ये एज ए वर्ब भी इस्तेमाल होता है। कॉइन का वैसे मतलब होता है एक सिक्का। लेकिन कॉइन का वैसे जब आप इसको एज ए वर्ब इस्तेमाल करते हो तो कॉइन का मतलब
इन्वेंट भी हो सकता है, टू इन्वेंट किसी चीज़ को दरियाफ्त करना, ईजाद करना, ठीक है। अब इन सेंटेंसेस को हम देखते हैं और इसको जो है ना हम फिल करते हैं बाय यूजिंग दीज वर्ड्स एज ए वर्ब्स। इन वर्ड्स को हम एज ए वर्ब्स यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और इन सेंटेंसेस को फिल करेंगे तो इसकी मीनिंग आपको क्लियर हो जाएगी। पहला सेंटेंस है ट्राई एंड डैश व्हाट द हाउस विल लुक लाइक विल बी लाइक वंस द बिल्डर्स हैव फिनिश्ड, यानी ट्राई एंड इमेजिन, ट्राई एंड पिक्चर व्हाट द हाउस विल बी, यानी कोशिश करें और इमेजिन करें, पिक्चर करें अपने जहन में व्हाट द हाउस विल बी, कि घर कैसा होगा वंस द बिल्डर्स हैव फिनिश, जैसे ही बिल्डर्स बनाने वाले उसको कंप्लीट करते हैं, तो इसमें पिक्चर लगेगा। मिस्टर नौसर विल डैश दिस मीटिंग, मिस्टर नौसर विल चेयर दिस मीटिंग एज और यूजुअल प्रेसिडेंट इज इल टुडे, यानी मिस्टर नौसर आज क्या करेगा, इस मीटिंग को चेयर करेगा, लीड करेगा। शेक्सपियर इज कंसिडर्ड टू बी द राइटर हु डैश मोर फ्रेजेस देन एनीवन एल्स, हु कॉइंड मोर फ्रेजेस देन एनीवन एल्स, इसको आप पास्ट में टेंस में चेंज करोगे, कॉइन से क्या बन जाएगा, कॉइंड, यानी शेक्सपियर इज कंसिडर्ड टू बी द राइटर, शेक्सपियर वो राइटर कंसिडर किया जाता है, हु कॉइंड मोर फ्रेजेस देन एनीवन एल्स, जिसने ज़्यादा मतलब कि बाकी किसी और की बनिस्बत ज़्यादा फ्रेजेस क्या किए हैं, ईजाद किए हैं। कैन यू हेल्प मी विद दीज लीफलेट्स अब्रार, आई हैव टू डैश वन टू एवरी वुमन हु इज़ विद अ चाइल्ड, आई हैव टू हैंड वन टू एवरी वुमन हु इज़ विद अ चाइल्ड, यानी मुझे हर एक औरत को देने हैं जो बच्चों के साथ है। नेक्स्ट है दिस वॉल इज टू रफ वी विल हैव टू सैंड इट डाउन, यहाँ पे क्या लगेगा, सैंड इट डाउन, यानी हमें इसको स्मूथ बनाना है, सैंड पेपर से रगड़ कर इसको स्मूथ बनाना है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले इसकी मीनिंग क्लियर कराई थी। द स्मगलर्स dashed their boat and unloaded the stolen goods into the waiting car, the smugglers beached their boat, beached their boat का मतलब होता है यानी साहिल पर उसको यानी पार्क करना, ठीक है, या ज़मीन पर लाना। दैट स्टूडेंट ऑफ माइन हैज़ बीन डॉजिंग मी विद स्टूपिड क्वेश्चंस ऑल द वीक, यानी डॉजिंग का मतलब होता है परेशान करना, कि ये जो मेरा स्टूडेंट है वो पूरा हफ्ता इस सवाल से मुझे परेशान कर रहा है, स्टूपिड क्वेश्चन से। अ मेल वोल्फ कैन फर्दर अप टू 200 कब्स इन इट्स लाइफ टाइम, यानी कि जो एक मेल वुल्फ होता है वो पूरी ज़िंदगी में 200 कब्स का वो क्या बन सकता है, बाप बन सकता है। द स्नो इज़ गेटिंग रियली हैवी नाउ, आई थिंक वी शुड डैश फॉर हेल्प डाउन इन द वैली, आई थिंक वी शुड रेडियो फॉर हेल्प डाउन इन द वैली, यानी हमें रेडियो के ज़रिए से पैगाम भेजना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास वाई डोंट यू डैश अ लेटर टू योर फादर सीइंग एज यू हैव अ स्पेयर 20 मिनट्स, ठीक है। वाई डोंट यू पेन अ लेटर टू योर फादर, यानी आप अपने बाप को ख़त क्यों नहीं लिखना चाहते, पेन अ लेटर यहाँ पे मतलब होता है टू राइट अ लेटर। कैप्टन हाउ मैनी मैन वर डैश द लाइफ बोट्स व्हेन द शिप फाइनली सैंक, हाउ मैनी मैन वर मैनिंग द लाइफ बोट्स, यानी कितने लोग थे जो लाइफ बोट्स को चला रहे थे। मैनिंग यहाँ पे मैन से आप क्या बनाओगे, मैनिंग, मैनिंग का मतलब होता है कितने आदमी थे लाइफ बोट्स, या कितने आदमी उसको ऑपरेट कर रहे थे, मैनिंग का मतलब होता है टू ऑपरेट द लाइफ बोट्स, ठीक है। नेक्स्ट है सर कुड यू गेट आउट ऑफ योर कार प्लीज, वी हैव जस्ट क्लॉक यू डूइंग और 115 माइल्स पर आवर, यानी यहाँ पे वी हैव जस्ट क्लॉक यू, यानी कि हमने आपको देखा या मेयर किया आप 115 मील से ऊपर जा रहे थे। अच्छा, ग्रामर का पोर्शन है हमारे पास एडवर्ब्स फ्रेजेस। एडवर्बियल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that act together as an adverb giving more information about a verb, adjective or other adverb in a sentence. The adverbial phrases answers the same questions as a regular adverb, ठीक है, यानी एडवर्ब फ्रेज जो होते हैं वो बिल्कुल सेम एडवर्ब की तरह काम करते हैं, वो आपको जवाब देते हैं हाउ, हाउ मच, हाउ ऑफन, व्हेन, वेयर, व्हाई, यानी डिफरेंट टाइप्स के एडवर्ब्स होते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर आपको जवाब देते हैं हाउ का, एडवर्ब ऑफ टाइम आपको जवाब देते हैं व्हेन का, एडवर्ब ऑफ प्लेस वेयर का, एंड सो ऑन, ठीक है। तो एडवर्ब फ्रेजेस जो है ना वो भी सेम एडवर्ब की तरह ही काम करते हैं। अंडरलाइन द एडवर्बियल फ्रेजेस इन ईच सेंटेंस, हर एक सेंटेंस में हमने एडवर्बियल फ्रेजेस को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। पहला सेंटेंस है
वी होप द पैकेज विल अराइव विद इन द आवर। यहाँ पे विद इन द आवर जो है ये एडवर्बियल फ्रेज है जो कि आपको टाइम के बारे में बता रहा है कि जो पैकेज है वो कब अराइव होगा, विद इन द आवर, ठीक है। माई सिस्टर रीड्स बुक ऑलमोस्ट एज क्विकली एज यू डू, यानी कि मेरी जो बहन है वो किताब पढ़ती है ऑलमोस्ट एज क्विकली एज यू डू। कैसे पढ़ती है? ऑलमोस्ट एज क्विकली एज यू डू, यानी तकरीबन जितना तेज़ आप पढ़ते हो उतना तेज़ वो भी पढ़ती है। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह ये एडवर्बियल फ्रेज काम कर रहा है। ये जो है ना एडवर्बियल फ्रेज है। द न्यूज़ रिपोर्ट्स द मेट्रो विल बी क्लोज्ड फॉर अ वीक, यानी न्यूज़ में रिपोर्ट किया जा रहा है कि मेट्रो जो है ना क्लोज्ड होगा। कितनी ड्यूरेशन के लिए क्लोज होगा? फॉर अ वीक। यहाँ पे फॉर अ वीक जो है एडवर्बियल फ्रेज है और ये आपको बता रहा है फॉर हाउ लॉन्ग द एक्शन विल बी हैपनिंग, यानी कि एक्शन कितनी देर तक होगा, फॉर अ वीक, एक अरसे के लिए, ठीक है। योर पेन राइट्स बेटर देन माई पेन डज। अब यहाँ पे योर पेन राइट्स, आपका पेन लिखता है। कैसे लिखता है? बेटर देन माई पेन डज, मेरे पेन से बेहतर लिखता है। तो यहाँ पे बेटर देन माई पेन डज क्या है? एडवर्बियल प्रेज है और ये एक एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह काम कर रहा है। नवाब टेक्स द बस ऑन ट्यूसडेज, यहाँ पे ऑन ट्यूसडेज जो है ना ये एडवर्बियल फ्रेज है और ये आपको टाइम के बारे में बता रहा है। जमाल एंड मरियम विल अराइव बाय ट्रेन, ठीक है। यहाँ पे जमाल एंड मरियम विल अराइव, वो आएंगे। कैसे आएंगे? बाय ट्रेन, ट्रेन के ज़रिए से। तो बाय ट्रेन जो है ना यहाँ पे एडवर्बियल फ्रेज है। द डॉग डिग्स अंडर द फेंस, ये जो है ना SST 2022 में आया था। द डॉग डिग्स, यानी कि जो कुत्ता है वो डिगिंग कर रहा है, खुदाई कर रहा है। कहाँ पे खुदाई कर रहा है? अंडर द फेंस, बाड़ के नीचे। तो अंडर द फेंस जो है यहाँ पे एडवर्बियल फ्रेज है और ये आपको जगह बता रहा है कि जो डॉग है वो कहाँ पे खुदाई कर रहा है, एक्शन की लोकेशन बता रहा है, ठीक है। अच्छा, इस तरह बाकी जो फ्रेजेस है उसमें उसको भी मैंने अंडरलाइन किया है तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये जो बी वाला है, मे मैच ईच मेन क्लॉज विद एन एडवर्बियल फ्रेज टू क्रिएट ए सेंटेंस, इसको आप छोड़ दें और नेक्स्ट पेज पे जो है ना हम इसको देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज जो होता है, देखें एडवर्ब फ्रेज में आपके पास सब्जेक्ट वर्ब की कॉम्बिनेशन नहीं होती, जबकि एडवर्ब क्लॉज उसमें आपके पास सब्जेक्ट वर्ब की कॉम्बिनेशन मौजूद होती है। देखें क्लॉज की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज आपको कंप्लीट मीनिंग देते हैं जबकि डिपेंडेंट क्लॉज आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज के फिर मजीद तीन टाइप्स होते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज। तो एडवर्ब क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और इसमें सब्जेक्ट वर्ब की कॉम्बिनेशन मौजूद होती है, बट इसको अगर आप सेंटेंस में किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ मिला लेते हो तब जाके ये कंप्लीट मीनिंग देते हैं। विदाउट इंडिपेंडेंट क्लॉज इट डज नॉट गिव अस अ कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। इसको भी हमने डिटेल के साथ सीखा है, पढ़ा है, तो इसको हम दोबारा जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो हमने एडवर्ब क्लॉजेस को यहाँ पे अंडरलाइन करना है। पहला वाला देख, एडवर्ब क्लॉज जो होते हैं वो भी आपको सेम जवाब देते हैं उन सवालों के जो आपको एडवर्ब देते हैं या एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। यानी इट विल आंसर आल्सो आंसर द क्वेश्चन ऑफ हाउ, व्हेन, व्हाई, फॉर हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, ठीक है, या कंडीशन के बारे में भी आपको बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला सेंटेंस है हमारे पास, इवन इफ इट रेन्स आई विल कम। अब यहाँ पे देखें ना, इवन इफ इट रेन्स यानी अगर बारिश भी होती है, आई विल कम, मैं आऊँगा। आई विल कम जो है ना एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जबकि इवन इफ इट रेन्स ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है और ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है ये क्या कर रहा है, आपको ये देखा ना इसमें, इवन इफ इट रेन्स यानी अगर बारिश भी होती है, आई विल कम, मैं फिर भी आऊँगा। तो ये एक एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है, यानी आपको रीज़न कंडीशन बता रहा है ना कि किस कंडीशन पे मैं आऊँगा, यानी अगर बारिश भी होती है तब भी मैं आऊँगा। तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है। दूसरा है व्हेन यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, यानी जब आप अपना काम फिनिश कर लेते हो, यू मे गो होम, तो आप घर जा सकते हो। अब यहाँ पे देखें ना, यू मे गो होम, तुम घर जा सकते हो, तुम घर जा सकते हो, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जबकि इस इंडिपेंडेंट क्लॉज से पहले एक डिपेंडेंट क्लॉज लगा है। कौन सा वाला है? व्हेन यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, यानी जब तुम अपना काम मुकम्मल कर लेते हो तब जो है ना तुम अपने घर जा सकते हो। तो ये जो है ना एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है दोबारा से, ठीक है, यानी कि तुम अपने घर कब जा सकते हो? जब तुमने अपना काम मुकम्मल कर लेते हो, ठीक है। तो व्हेन यू हैव फिनिश्ड योर वर्क ये एक एडवर्ब क्लॉज है।
दूसरा है, तीसरा है यू कैन पुट इट वेर एवर यू लाइक। तो यहाँ पे वेर एवर यू लाइक जो है ये एक एडवर्ब क्लास है और ये आपको प्लेस के बारे में बता रहा है कि तुम इसको रख सकते हो जहाँ भी तुम्हें ठीक लगे, ठीक है। नेक्स्ट है आई डिडंट बाय दैट वॉच बिकॉज इट वॉज एक्सपेंसिव, यानी मैंने इस घड़ी को नहीं ख़रीदा। क्यों नहीं ख़रीदा? बिकॉज इट वॉज एक्सपेंसिव, क्योंकि ये बहुत महंगा था। तो यहाँ पे आपको रीज़न बता रहा है, तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न है। यू मस्ट गो वेदर यू हेयर फ्रॉम हिम और नॉट, ठीक है। यहाँ पे वेदर यू हेयर फ्रॉम हिम और नॉट ये एक एडवर्ब क्लॉज है। He spoke in such a low voice that few people could hear him. यहाँ पे ये adverb clause है that few people could hear him. Since you have apologized, we will take no further action against you. यहाँ पे जो adverb clause है since you have apologized, ठीक है, क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लॉज है ना। जबकि दूसरा वाला अगर आप देखते हो ना, वी विल टेक नो फर्दर एक्शन अगेंस्ट यू, ये तो पूरे एक मीनिंग दे रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो एडवर्ब क्लॉज की पहचान आप इस तरह भी कर सकते हो ना कि वो क्लॉज जो आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा वो आपका एडवर्ब क्लॉज होगा, ठीक है। और ये बात भी याद रखें कि जब भी डिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस के शुरू में लगता है तो उसके बाद कॉमा लगा होगा। आप देख लेना जहाँ कहीं भी एडवर्ब क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो सेंटेंस के शुरू में लगा है उसके बाद कॉमा लगा है। देखो ना, इवन इफ इट रेन्स इसके बाद कॉमा लगा है। दूसरे में भी आप देखते हैं कॉमा लगा है। इसके अलावा सातवें पे आ जाओ, सिंस यू हैव अपोलोजाइज्ड, इसके बाद भी कॉमा लगा है। जबकि अगर आप इंडिपेंडेंट क्लास को पहले लगाते हैं तो उसके बाद कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें मैंने आपको बहुत डिटेल के साथ समझाई थी, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स में। अच्छा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव नॉट बीन वेल सिंस आई रिटर्न फ्रॉम द हिल्स। यहाँ पे देखें, सिंस आई रिटर्न फ्रॉम द हिल्स एक एडवर्ब क्लॉज है। ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट स्टैंड एक एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है। एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज मदर, एज ही वॉज नॉट देयर यहाँ पे ये क्या है, एक एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है। क्योंकि आई स्पोक टू हिज मदर ये तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज तो एडवर्ब क्लॉज कभी भी नहीं हो सकता। एडवर्ब क्लॉज तो हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज होता है। इसलिए ये जो पहला वाला है एज ही वॉज नॉट देयर, ये आप आसानी से पहचान कर सकते हो क्योंकि ये आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा अगर आप दूसरे वाले क्लॉज को निकाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है अंडरलाइन द एडवर्ब फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अच्छा, ये जो है ना फिर से एडवर्ब फ्रेजेस वाला क्वेश्चन है, तो मैंने इसके नीचे आपको करेक्ट अंडरलाइन करके दिए हैं। आप इसको प्रैक्टिस करें, रीड करें। एडवर्ब फ्रेजेस है, इसको हम मल्टीपल टाइम्स पढ़ चुके हैं। तो कहीं पे आपको कंफ्यूजन हो, मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, बट वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, fill in the blanks with a suitable words provided under the sentence to make adverbial clauses। तो हमने fill in the blanks को fill करना है suitable word के साथ। I waited for my friend a dash he arrived, until he arrived, up to he arrived, unless he arrived। तो यहाँ पे देखें ना, up to तो नहीं लगेगा। until का मतलब होता है जब तक, unless का मतलब होता है जब तक, दोनों का मतलब जब तक होते हैं। लेकिन जब भी टाइम का जिक्र होता है तो हम अनटिल का इस्तेमाल करते हैं, जब भी किसी कंडीशन का जिक्र होता है तो हम अनलेस का इस्तेमाल करते हैं। तो इस सेंटेंस में अगर देखें ना, आई विल वेटेड फॉर माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त का इंतज़ार करता रहा, अनटिल ही अराइव्ड, जब तक वो नहीं पहुंचा या नहीं आया। तो यहाँ पे टाइम का जिक्र हो रहा है, सिंपल, कोई कंडीशन का जिक्र नहीं हो रहा, तो यहाँ पे अनटिल का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। दूसरा है ही हाइड वेयर हिज परसुअर्स कुड नॉट फाइंड हिम, यानी वो वहाँ पे छुप गया जहाँ पे उसको उसके ढूंढने वाले उसको नहीं ढूंढ पा सके, ठीक है। तो यहाँ पे वेयर लगेगा। तीसरा है आई एम एज इंटेलिजेंट एज यू आर, ठीक है, यहाँ पे एज लगेगा। फोर्थ नंबर है डैश ही वॉज नॉट देयर आई लेफ्ट अ मैसेज विद हिज मदर, एज ही वॉज नॉट देयर आई लेफ्ट अ मैसेज विद हिज मदर। वी ईट डैश वी मे लिव, वी ईट सो वी मे लिव, यहाँ पे सो लगेगा। शी वॉज सो टायर्ड दैट शी कुड बेयरली स्टैंड, ठीक है, यहाँ पे सो लगेगा। नेक्स्ट है डैश यू ईट टू मच यू मे फॉल इल, यानी इफ़ यू ईट टू मच यू मे फॉल इल, अगर तुम बहुत ज़्यादा खाते हो तो तुम क्या हो जाओगे, बीमार हो जाओगे, बीमार हो सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास
डैश ही स्टार्टेड अर्ली ही फिनिश्ड लेट। यहाँ पे आप लगाओगे दो, यानी दो ही स्टार्टेड अर्ली, अलबत्ता उसने जल्दी शुरू किया था। ही फिनिश्ड लेट, जबकि उसने लेट फिनिश किया। कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं दो को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ यू डू नॉट टेल मी एवरीथिंग आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू, यानी अगर आप मुझे सब कुछ नहीं बताते हो तो मैं आपको की मदद नहीं कर पाऊंगा। डू नॉट गो अनटिल आई गेट रेडी, यानी जब तक मैं तैयार ना हो जाऊं तब तक तुमने नहीं जाना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखें ना हम, अनलेस जो है उसको हम नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डू नॉट नहीं होता, यानी यहाँ पे सेंटेंस में पहले से नेगेशन है, तो अगर ये नेगेशन नहीं होती तो हम अनलेस लगाते। फॉर एग्जांपल अगर सेंटेंस इस तरह होता, इफ़ यू टेल मी एवरीथिंग, यानी अनलेस यू टेल मी एवरीथिंग, ये फिर इस तरह होता। यानी अगर यहाँ पे डू नॉट नहीं होता तो फिर आप अनलेस लगाते हैं, क्योंकि उसको नेगेट करना था आपने। लेकिन चूंकि ये पहले से नेगेशन है, इस सेंटेंस में पहले से डू नॉट लगा है, इसलिए आप इसको डबल नेगेट नहीं करोगे। और अनलेस जो होते हैं ना, वो हम नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं। जब हम उसको नेगेट करने की कोशिश करते हैं तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है, अगर आप उसको नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल कर लेते हो तो उसका मीनिंग गलत हो जाता है। तो इस सेंटेंस में आप इसको नहीं लगा सकते। अगर ये सेंटेंस इस तरह होता, फॉर एग्जांपल मैंने साइड पे लिखा है, अनलेस यू टेल मी एवरीथिंग, जब तक तुम मुझे सब कुछ नहीं बताते, तो फिर इसका मीनिंग सही रहेगा। अगर आप इस तरह लिखते हो ना, अनलेस यू डू नॉट टेल मी एवरीथिंग, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू नॉट गो डैश आई गेट रेडी, डू नॉट गो अनटिल आई गेट रेडी। ओके, अब जो है ना, नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सरसाइज है, ईच ऑफ दीज प्रोवर्बियल सेइंग कंटेन एन एडवर्ब क्लॉज, आइडेंटिफाई द एडवर्ब क्लॉज इन ईच सेंटेंस। यहाँ पे एडवर्ब्स है, सॉरी प्रोवर्ब्स है। हर एक प्रोवर्ब में जो है ना एक एडवर्बियल क्लॉज है, तो हमने एडवर्बियल क्लॉज को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और साथ में हमने इन प्रोवर्ब्स की मीनिंग भी सीखनी है, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छा, पहला वाला अगर हम देखते हैं, वाइल द केट इज अवे द माइस विल प्ले। अब देखें ना, वाइल द केट इज अवे द माइस विल प्ले, इसमें अगर हम देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब मालिक मौजूद ना हो तो लोग क्या करेंगे, अपनी मर्जी से काम करेंगे या क्या करेंगे, मजे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं द माइस विल प्ले, ये तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो ये तो एडवर्बियल क्लॉज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे वाइल द केट इज अवे, यानी वाइल द केट इज अवे, ये क्या होगा, एडवर्बियल क्लॉज होगा, क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लॉज है। दूसरा देखते हैं, अलाई ट्रेवल्स अराउंड द वर्ल्ड वाइल ट्रूथ इज पुटिंग हर बूट्स ऑन, यानी इसका मतलब ये होता है कि झूठ जो होता है वो बहुत तेज़ी से फैलता है, जबकि सच आने में वक्त लेता है, ठीक है। यानी झूठ झूठ जो होता है ना वो बहुत तेज़ी से फैलता है, जबकि सच जो होते हैं ना वो बड़ी मुश्किल से क्या करते हैं, फैलता है। तो इसमें अगर हम देखते हैं अलाई ट्रेवल्स अराउंड द वर्ल्ड, ये तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जबकि वाइल द ट्रूथ इज पुटिंग हर बूट्स ऑन, ये जो है ना एक एडवर्बियल क्लॉज है। इफ़ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग एनी रोड विल गेट यू देयर, इसका मतलब होता है अगर आप नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं तो कोई भी रास्ता आपको ले जाएगा, ठीक है। यानी आपको कहीं पे भी गुम हो सकते हैं। इसमें अगर हम देखते हैं ना, इफ़ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग, ठीक है, ये एक एडवर्बियल क्लॉज है। नेक्स्ट है हमारे पास, मेमोरी इज रिसेप्टिव बिकॉज इट इज़ कलर्ड बाई टुडेज इवेंट्स, इसका मतलब होता है कि याददाश्त धोखा देने वाली होती है क्योंकि ये आज के वाक़यात से मुतासर होती है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना, बिकॉज इट इज़ कलर्ड बाई टुडेज इवेंट्स, ये एक एडवर्बियल क्लॉज है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेवर लुक डाउन ऑन एनीबॉडी अनलेस यू आर हेल्पिंग हिम अप, किसी को भी कमतर मत समझो जब तक आप उसकी मदद नहीं कर रहे। इसमें अगर हम देख तो इसमें जो हमारे पास है, अनलेस यू आर हेल्पिंग हिम अप, ये वाला जो है ये एक एडवर्बियल क्लॉज है। यू हैव टू किस अ लॉट ऑफ टोड्स बिफोर यू फाइंड अ हैंडसम प्रिंस, इसका मतलब होता है कामयाबी या अच्छा नतीजा पाने के लिए बहुत मेहनत या बहुत सारी नाकामियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। इसमें अगर हम देखते हैं, बिफोर यू फाइंड अ हैंडसम प्रिंस, ये जो है ना एडवर्बियल क्लॉज है। वेन एवर यू फाइंड यूर सेल्फ ऑन द साइड ऑफ द मेजोरिटी, इट इज़ टाइम टू पॉज एंड रिफ्लेक्ट, यानी
जब भी आप अक्सरियत के साथ हों तो रुक कर सोचने का वक्त है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना, वेन एवर यू फाइंड योर सेल्फ ऑन द साइड ऑफ द मेजॉरिटी, ये एक एडवर्बियल क्लॉज है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अच्छा, आठवां है हमारे पास, लाइफ इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन यू आर मेकिंग अदर प्लान्स। यानी ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी वो है जब आप मंसूबे बना रहे होते हैं, प्लान्स बना रहे होते हैं, और उस दौरान जो कुछ भी हो जाता है तो उसी का नाम ज़िंदगी है। इसमें हम देखते हैं व्हेन यू आर मेकिंग अदर प्लान्स, ये क्या है? एडवर्बियल क्लॉज है। एज सुन एज यू फॉरबिड समथिंग यू मेक इट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपीलिंग। यानी जब आप किसी चीज़ पर पाबंदी लगाते हैं तो वो और ज़्यादा दिलकश लगती है। इसमें अगर हम देखते हैं एज सुन एज यू फॉरबिड समथिंग, ये एक एडवर्बियल क्लॉज है। एवरीथिंग इज़ फनी एज लॉन्ग एज इट्स हैपनिंग टू समबडी एल्स। यानी सब कुछ मज़ाहिया लगता है जब तक कि वो किसी और के साथ हो रहा हो। ठीक है, तो तब तक वो मज़ाहिया लगता है। इसमें हम अगर देखते हैं एज लॉन्ग एज इट्स हैपनिंग टू समबडी एल्स, ये एडवर्बियल क्लॉज है। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, यानी कामयाबी से पहले क्या करो? ढोल ना बजाओ, यानी कामयाबी से पहले यकीन ना करो। तो इसमें अगर हम देखते हैं बिफोर दे हैच जो है ना, एडवर्बियल क्लॉज है। इफ़ यू वांट समथिंग डन राइट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। अगर आप चाहते हैं कि काम सही हो, आपको उसे खुद करना चाहिए होता है। ठीक है, इसमें अगर हम देखते हैं इफ़ यू वांट समथिंग डन राइट, ये क्या है? एडवर्बियल क्लॉज है। व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग, यानी जब हालात मुश्किल हो जाएं, मंसूब मजबूत लोग जो होते हैं ज़्यादा मेहनत करते हैं। व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, जब हालात मुश्किल हो जाएं, द टफ गेट गोइंग, तो जो टफ लोग होते हैं, मजबूत लोग होते हैं, वो ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं। ठीक, तो इसमें अगर हम देखते हैं व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, ये जो है ना एडवर्बियल क्लॉज है। 14 नंबर है, व्हेन इन रूम डू एज द रोमन्स डू, यानी जहाँ भी जाए वहाँ की रवायत और तरीके इख्तियार करें। व्हेन इन रूम, ये जो है ना एडवर्बियल क्लॉज है। 15 नंबर है, डोंट क्रॉस द ब्रिज टिल यू कम टू इट, यानी मसला आने से पहले इसके बारे में फ़िक्र मत करो। यहाँ पे अगर हम देखते हैं टिल यू कम टू इट, ये जो है ना, ये हमारे पास एडवर्बियल क्लॉज है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास। अभी अभी जो लास्ट वाला पोर्शन है, ब्लैंक्स टू कंप्लीट ईच सेंटेंस टू मेक एडवर्बियल क्लॉज। द वुमेन टूक नोट्स, आगे हमने ब्लैंक को फिल करना है। वेल बीइंग टॉट टू कुक, यानी जब औरत को सिखाया जा रहा था कुकिंग तो वो क्या कर रही थी? उसको साथ में नोट भी कर रही थी। वी विल गो टू द गेम इवन इफ इट रेन्स, हम गेम देखने जाएंगे, यानी चाहे बारिश भी हो जाए, ठीक है, फिर भी हम गेम देखने जाएंगे। यू कैन पुट द पैकेज वेयर एवर यू लाइक, वेयर एवर यू लाइक क्या है? एडवर्बियल क्लास है, यानी आप पैकेज रख सकते हैं जहाँ कहीं भी आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट है, सिंस यू हैव अपोलोजाइज्ड यू विल नॉट बी पनिश्ड, ये तो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं एडवर्बियल क्लासेस में। शी वॉज सो टायर्ड दैट शी कुड नॉट स्टैंड, ये भी हम पढ़ चुके हैं, यानी वो इतनी ज़्यादा थकी हुई थी कि वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। ठीक है, सो डियर फ्रेंड्स, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 19 को करेंगे, उसका जो एक्सरसाइज है और वोकेबलरी है वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।